हेलो, मैं हूँ जय। मैं हमारे ओसीडी के बारे में ओसीडी रिकवरी के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नए सदस्यों से बात करती रही हूँ, जो मेरे लिए काबू पाने के लिए काफी हिचकिचाने वाला विषय था। और मुझे लगता है क्योंकि मैंने अपने जीवन में रिश्तों को लेकर काफी प्रगति की है और जब शादी पिछले वर्षों की तुलना में बहुत खुशनुमा थी, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ एक कपल से कहा कि मैं एक छोटा सा वीडियो करूंगी और मैंने जो किया और बेशर्त आत्म और जीवन स्वीकृति ने मुझे विशेष रूप से हमारे ओसीडी में कैसे मदद की उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगी। और इसलिए मेरी ओसीडी 2 पड़ावों में विभाजित हो गई। मैंने पाया कि मुझमें काफी पूर्वव्यापी ईर्ष्या थी और ऐसा महसूस करना कि मैं अपने पार्टनर अपने पति के लिए पर्याप्त नहीं थी जब हम पहली बार एक साथ थे। जैसे अत्यधिक ईर्ष्या जिससे मुझे जांचने और सोचने और खुद को अपने पिछले पार्टनर से तुलना कर उस प्रकार की चीजें जिसमें मैंने काफी प्रगति की है। मैं ईमानदारी से कहूंगी उस हिस्से में मेरे अंदर अभी भी कुछ खामियां हैं। मुझे लगता है कि मैंने हाल ही तक इसे एक समस्या के रूप में नहीं माना है, इसलिए मैं अच्छी प्रगति कर रही हूँ और इस मायने में मेरी मजबूरियां खत्म हो गई हैं। लेकिन मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो स्पेक्ट्रम का विपरीत छोर है। मेरे लिए हमारे ओसीडी के साथ जो कि प्रतिबद्धता का वह प्रेमहीन भय था, हमारी ओसीडी जिसने मुझे वर्षों तक पीड़ित किया, इसलिए मैं अपने पति के साथ रही हूँ। हम 13 साल से साथ हैं और प्रतिबद्धता के प्रत्येक चरण और मजबूत होते जा रहे हैं। मैंने तेजी से असहज और नर्वस महसूस किया और मेरे पास बस यही बार बार दखल देने वाला विचार था कि ये सही नहीं है, हमें साथ नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस निर्णय के साथ आगे बढ़ी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो जब हमने पहली बार साथ रहना शुरू किया तो ऐसा लगा उसने मुझे पूछा कि क्या मैं एक साथ एक घर खरीदना चाहती हूँ, और मैं ऐसी थी कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। पता है, मैं बंद हो गई हूँ, मैं फंस गई हूँ, ये भयानक है। मैं आखिरकार आगे बढ़ी। पता चला कि ये सब ठीक था, लेकिन मैं अभी भी उसी स्थिति में थी। और फिर आप सगाई के करीब पहुंच जाते हैं। आप देखते हैं कि आपको कैसा महसूस होना चाहिए। तो जब आपने मुझे प्रपोज किया तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग चीख रहा हो, तुम क्या कर रही हो, नहीं तुम इसके लिए हाँ नहीं बोल सकती। और फिर जब मैंने हाँ कहा तो मेरा दिमाग ऐसा था जैसे झूठे कहीं के तुमने झूठ बोला और उसके साथ ये कैसे कर सकती हो, बकवास, तुम डरावनी हो, तुम शैतान हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो। आप इनकार के भाव में होते हो और मेरा दिमाग इसके पीछे से सारे कारणों को ढूंढता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये ऐसा था, अरे ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप बच्चे थे तब आपके माता पिता अलग हो गए थे। आप उन्हें छोड़ने से डरते हैं, आपके पास छोड़ने की हिम्मत नहीं है, भले ही आपको छोड़ना चाहिए। इसलिए मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इसे हमारे ओसीडी के रूप में संबंधित कर सकते हैं, जो सबूत और प्रमाण ढूंढता है। और जिसकी वजह से मैं इस बैकग्राउंड को साझा कर रही हूँ वो ये है कि मैं इस डर के दूसरी तरफ हूँ और मुझे अब ये डर महसूस नहीं होता। तो जब हम शादी कर रहे थे ये काफी कुछ ऐसा था जैसे ओह बस इतना ही, मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ और मैं उसे झूठ बोल रही हूँ, मैं उसके परिवार से झूठ बोल रही हूँ और अपने आसपास के सभी लोगों से झूठ बोल रही हूँ। और ये वास्तव में डरावना था। मेरा मतलब है मैंने अपनी सगाई की अंगूठी उसे कई बार वापस कर दी और वो बेचारा आदमी पूछता है कि चल क्या रहा है, हम किससे शादी कर रहे हैं, क्या बेहतर महसूस कर रहे हैं। और ये भयानक था, लेकिन ये बस ओसीडी था जो हठ पूर्वक विरोध कर रहा था। और मजे की बात यह है कि हमारी शादी के दिन मैंने दोपहर का भोजन किया, ये बहुत अच्छा था। लेकिन जहां मैं अपने ओसीडी के साथ थी हम ओसीडी रिकवरी पर काम कर रहे थे। ये महसूस कर रहे थे कि इसकी कमी का एकमात्र कारण कुछ तर्कहीन विश्वासों का माध्यम था जो मुझे प्यार और शादी के बारे में था। तो एक बार जैसे ही रिश्ते का हनीमून पीरियड खत्म हुआ तो अब हमें बात करनी चाहिए। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि ये सब खत्म होना चाहिए। पता है, मुझे किसी और के साथ होना चाहिए और मैं सुराग ढूंढ रही थी। मैं अच्छी तरह से स्कैन कर रही थी कि मुझे उस इंसान के साथ रहना चाहिए या इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। और एक बार जैसे ही मैंने अपने ओसीडी को देखना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने तर्कसंगत विश्वासों पर काम करने की जरूरत है, जो ये है कि मुझे हर समय प्यार में रहना चाहिए, एक परफेक्ट पार्टनर के साथ होना चाहिए जो हर मोर्चे पर मेरी सभी जरूरतों को पूरी करता हो और मुझे हर समय उनके प्रति यौन रूप से आकर्षक महसूस कराता हो। अन्यथा मौलिक रूप से कुछ गड़बड़ है। मुझे दूर दूर तक कोई और यौन या शारीरिक रूप से आकर्षक या भावनात्मक रूप से आकर्षक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि मुझे उनके साथ रहना चाहिए, ना कि मेरे पति के साथ। इसलिए जैसा कि ओसीडी करता है वह सभी चीजें मेरे दिमाग में इकट्ठी हुई और विस्फोट हुआ, ताकि उसने उसका मूल्यांकन, विश्लेषण या जो कुछ भी किया उसके बारे में मैं बस इतना ही सोच सकूं। ये ऐसा था कि क्या ये मेरे प्यार के नजरिए के साथ फिट बैठता है और क्या मुझे ये करना चाहिए और क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं कुछ सालों में ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि मुझे छोड़ना है।
मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, और बस मैं डरी हुई हूँ इसलिए नहीं छोड़ रही। तो ये पहली चीज है जो बेशर्त आत्म और जीवन स्वीकृति हमें जो सिखाती है। मेरा तर्कसंगत विश्वास ये था कि अगर मैं किसी ऐसी शादी में हूँ जो प्यार पर आधारित नहीं है तो मेरी जिंदगी भयानक होगी। सब खत्म हो गया है, मैं सबसे बुरी इंसान हूँ। अगर मेरा तलाक हो गया तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। मैंने कोई प्रतिबद्धता तो दी नहीं, मैं बस भगवान के सामने बैठी। वैसे भी धार्मिक नहीं हूँ। मैंने ईश्वर के सामने कहा मैं इस रिश्ते को मरते दम तक निभाऊंगी, और मैंने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मैं तो फंस चुकी हूँ और कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं तलाक ले सकूं। हर कोई मुझसे इतना निराश होगा। ये दूसरा था। और तीसरा था फोमो, जैसे अगर मैं गायब हो गई तो क्या होगा? क्या होगा अगर मुझे यात्रा करनी चाहिए थी? क्या होगा अगर मुझे अभी न्यूयॉर्क में एक विज्ञापन एजेंसी में होना चाहिए था? क्या होगा अगर मुझे ऐसा करना चाहिए था? क्या होगा अगर मुझे वैसा करना चाहिए था? क्या अगर मैं अपने 20 के दशक में और अधिक अनुभव कर सकती थी? मैं बहुत जल्दी सेटल हो गई। क्या हो अगर, क्या हो अगर, क्या हो अगर? जीवन में बेशर्त आत्म स्वीकृति हमें भयभीत परिदृश्यों में संयम रखना सिखाती है। तो बहुत से लोग प्रेमहीन विवाह में हैं। बहुत से लोगों का तलाक हो चुका है और उनके पूरे परिवार ने उनसे बात करना बंद कर दिया है। मतलब ये इतना डरावना क्यों है? मतलब हो सकता है ये आदर्श नहीं है और हम ये नहीं चाहते हो, लेकिन ये दुनिया की सबसे डरावनी चीज कैसे हुई? निश्चित रूप से जीवन में और भी चीजें चल रही हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो मैंने जो किया वो ये है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने रिश्ते के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया। अगर मेरे रिश्ते ठीक नहीं है तो सब कुछ भयानक है। जैसे कि मैंने जीवन को एक बड़े परिदृश्य में देखना शुरू कर दिया। तो ठीक है, मेरी प्राथमिकता ये होती कि मैं अपने पति के साथ हर समय हर दिन प्यार करूं और उस गंदी भावना को महसूस करूं, हर समय सब ठीक रहे, यही मेरी प्राथमिकता है। लेकिन जैसे मुझे जीने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी कला या अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पति उस सटीक भावनात्मक जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पास एक करीबी दोस्त है जो करता है। तो मुझे हर जरूरत को पूरा करने के लिए हर किसी की जरूरत क्यों है? और आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर में कुछ ऐसी शारीरिक पहलू हैं जो आपको ऐसे डराते हैं जैसे कि आप खुश नहीं है, और आपको लगता है कि आपको एक ऐसे पार्टनर के साथ रहने की जरूरत है जिसके पास अलग अलग शारीरिक खासियतें हों। मुझे तो आमतौर पर ब्लॉन्ड पसंद है, तो मैं ब्रूनेट या ऐसे किसी और के साथ क्या कर रही हूँ? खैर हाँ, आपकी प्राथमिकता ये हो सकती है कि आपने हमेशा ब्लॉन्ड महिलाएं या ब्लॉन्ड पुरुषों को पसंद किया है, लेकिन आपको एक ब्रूटेन के साथ घर बसाना है। ये एक नाटक है। उस पार्टनर के बारे में बहुत सी दूसरी महान चीजें होनी चाहिए जो आपको उस तक ले गई, लेकिन अब जब इससे ओसीडी जुड़ गई है और आप इससे अपना ध्यान नहीं हटा सकते, इसलिए सबसे अच्छी चीजों में से एक जो मैंने रॉब से सीखी, जाहिर तौर पर रिकवरी, वरीयताओं और जरूरतों और जीवन में शांति में अंत के बारे में थी। सिर्फ इसलिए कि हमारी सभी प्राथमिकताएं पूरी नहीं होती हैं, ये जीवन को दुखी और असहनीय नहीं बनाता है। और इसलिए मैं जिस बड़ी बात के बारे में बात करना चाहती थी वो ये था कि जैसे ही मैंने इस विचार से समझौता किया कि अगर मेरा डर सच है कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती, कि मैं साथ नहीं रहना चाहती, कि मैंने बहुत छोटी उम्र में घर बसा लिया, कि मैंने एक गलती की है और मैं अभी भी ऐसे जी सकती हूँ, ये दुनिया की सबसे अच्छी बात नहीं होती। ये वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये सच हो, लेकिन भले ही ये सच है तो भी मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो जीवन में काफी अच्छा कर रहे हैं, उनकी कंपनियों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी कला से प्यार कर रहे हैं। और मैंने काफी दृढ़ विश्वासों को तोड़ने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि एक बार जब आप शादी कर लेते हैं तो आप जीवन भर के लिए बंद हो जाते हैं। ये बकवास है। मैं कल तलाक ले सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। मुझे लगता था कि अब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेले यात्रा नहीं कर सकती। निस्संदेह आप कर सकते हैं। जैसे कौन कहता है कि शादीशुदा होना प्यार पर आधारित दो लोगों के बीच एक अच्छी प्रतिबद्धता की तरह है? ट्रिगर करने के लिए खेद है, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या हैं जहाँ ये लिखा है। ये तथ्य कि आपने किसी से ऐसा कहा कि मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहने का वादा करती हूँ, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप किसी से ये वादा भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं आखिरी सांस तक गुलाबी रंग से प्यार करूंगी, और फिर जब वे गुलाबी रंग से प्यार नहीं करते, जैसे हाँ आप इसमें मेरे दृष्टिकोण के साथ जाते हैं, मैं ये कोशिश कर रही हूँ और काम प्यार कड़ी मेहनत है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टूटने और न होने के बारे में है। मुझे लगता है कि ओसीडी के साथ हम इतने शाब्दिक हैं। तुम्हें पता है, हम बहुत शाब्दिक हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मेरा मतलब है, मुझे वो किताब पसंद है या हमें उसके साथ खत्म करना चाहिए, लेकिन लगभग किसी निहायत मजाक की तरह। और मैं सोच रही थी कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप इसके बारे में चिंता क्यों नहीं करते। और जैसे कि मैं भीतर से खुश हूँ,
वह बहुत अच्छा है, पता है। लेकिन हाँ, वह काफी फिट था और आप बस फिर से ओसीडी की तरह सोचते हैं। ये बस लेट हो जाता है और ये सामान्य सी चिंताओं को भी बड़ा बना देता है। इसलिए मुझे लगता है कि पहले बेशर्त आत्म स्वीकृति पर काम करना है। देखो, अगर मैंने कभी ऐसा किया जिससे मुझे डर था, तो मैं चेक करने के लिए अपने परिवार पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने गलत निर्णय लिया है। मैं अभी भी अपने साथ रह सकती हूँ। मुझे दूसरे लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और फिर दूसरा, असल में मुझे अपने पूरे जीवन के लिए अपने रिश्ते की जरूरत नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे अपने रिश्ते से वो सब कुछ चाहिए जो मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और वास्तव में अब जब मैं पूरी तरह से करती हूँ तो पूरे दिल से उस पर यकीन करती हूँ कि मुझे यकीन है कि मुझे अपने रिश्ते को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, जो एक रिश्ते के रूप में बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मैं इसके साथ प्रसन्नचित हूँ। जैसे मैं अभी हंसती हूँ, मैं कभी नहीं हंसती थी। सब कुछ ऐसा था जैसे अगर उसने कुछ भी कहा तो ऐसे ठीक है, और क्या वो उसे इस प्रकार का इंसान बनाता है, और मुझे अभी मजा आता है, जैसे मतलब जो भी हो, ये बस और अधिक आकर्षक है। जैसे आपको और ज्यादा मजा आता है क्योंकि आप इस बारे में चिंतित नहीं होते कि ये सही है या परफेक्ट है या नहीं। और ये किसी तिल का ताड़ बनाने जैसा है, जैसे आप संबंध में चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता, और हमारा ओसीडी ऐसा ही करता है। ये किसी भी भावना को दबा देता है, बस इसे खत्म कर देता है। क्योंकि आप इसे बहुत चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये वापस आ गया है इसके काम करने के लिए। हालांकि मेरी प्रेरणा नहीं हो सकती है, मैं यकीन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भावनाएं फिर से होती हैं, क्योंकि ये भी काम नहीं करता, क्योंकि जाहिर है आप जानते हैं कि आप कुछ हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये वास्तव में मौलिक रूप से शांति बनाने के बारे में अधिक था कि मेरे लिए इस रिश्ते को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए ये बस ठीक होने की जरूरत है। पता है, मैं इसे इसकी खामियों के साथ स्वीकार कर सकती हूँ, और मैं सच में आपसे वादा करती हूँ कि मैं संदेह की गहराई तक गई हूँ। मैंने अपने ओसीडी के आधार पर कुछ भयानक निर्णय लिए हैं। मैं टुकड़ों में जी रही हूँ। मेरा मतलब है, दोस्तों के विश्लेषण करने, आकलन करने के लिए 8 घंटे बात करना। हम बस इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भ्रमित करने वाला है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको हल मिल जाएगा, लेकिन ये मौजूद नहीं है। और आपको लगता है कि अगर आपने छोड़ दिया तो ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर ये हो गया कि क्या मुझे छोड़ देना चाहिए था, और फिर ये एक नए पार्टनर के साथ ऐसा होगा कि मुझे उसके साथ ही होना चाहिए था, उसी के साथ रहना चाहिए था, और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए हमारे ओसीडी की तह तक जाने का एकमात्र तरीका ये है कि हम इस डर को जड़ से उखाड़ फेंके। यानी खुश रहने के लिए मुझे एक परफेक्ट रिश्ते में होना चाहिए। जीवन भयानक है अगर मैं एक परफेक्ट पार्टनर के साथ पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, जिसमें मेरी सारी प्राथमिकताएं हैं। जीवन वैसे ही होना चाहिए जैसे मैं हर वक्त चाहती हूँ, अन्यथा मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर उन्हें दूर करने पर काम करना, और जिंदगी फिर सरल और खुशहाल हो जाती है जब आपको पूर्णता की जरूरत नहीं होती है। और मुझे लगता है कि सारे ओसीडी की जड़ यही है ना? हम निश्चितता चाहते हैं, हम पूर्णता चाहते हैं, और ऐसा कोई और जिससे मैं जानती हूँ, जो मेरी जैसी ही रिकवरी यात्रा से गुजरा है, उसे पता है पूर्णता के बारे में। जीवन के इतने सारे क्षेत्रों में ओसीडी कितना ज्यादा प्रभावित करता है। ये सही होना चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सही है? इसका एक बड़ा हिस्सा लड़ाई को रोक रहा है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि क्या ये सही है। आपको सही होने की जरूरत नहीं है। आप चीजों के साथ वैसे ही रह सकते हैं जैसे वे हैं। और मेरे लिए हमारे ओसीडी के साथ विशेष रूप से कि क्या मैं सही रिश्ते में हूँ, क्या मैं सही शादी में हूँ, इसने मुझे अभी बंद नहीं किया है, क्योंकि मैं वास्तव में खुद के साथ शांति से हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं सही इंसान के साथ हूँ या नहीं, जैसे आशा की तरह मुझे नहीं पता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मतलब मैं आमतौर पर अपने रिश्तों में बहुत खुश रहती हूँ। तो भले ही अगर इसका बुरा असर होता है, अगर मैं इसके साथ कुछ करने के लिए थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है, तो मेरी प्राथमिकताएं स्वास्थ्य होंगी। ये ऐसा है जैसे, तो क्या हुआ अगर ये सच था? मतलब बहुत से लोग शादी से नाखुश हैं, या जो भी हैं। पता है, मेरे पास और भी चीजें चल रही हैं। मैं जीवन में और भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। भले ही ये सच हो और ये बस अनलॉक हो जाता है, और फिर किसी भी सामान्य रिश्ते की तरह हमारे पास ऐसे समय होंगे जहाँ ये अस्थिर होगा और हम उतने जुड़े हुए नहीं होंगे, और फिर कुछ ऐसे समय होंगे जहाँ ये अविश्वसनीय होगा। लेकिन मेरे कुछ ऐसे साल थे जहाँ ये कभी अविश्वसनीय नहीं था, क्योंकि मैं हर चीज के अद्भुत होने के संबंध को महसूस करने के लिए बहुत जुनूनी थी। और एक रिश्ते की वास्तविकता यही है कि हनीमून पीरियड के बाद ये हमेशा उत्साहित करने वाला नहीं होता। इसलिए मैं आपसे आत्म और जीवन की स्वीकृति को देखने और अधिक तर्क संगत सोच रखने और मजबूरियों को रोकने के लिए आग्रह करूंगा।
जैसे लोगों से पूछना कि आप कैसे जानते हैं कि वे वही था जब आपने शादी की थी, क्या आप निश्चित हैं? और लोग ऐसी बातें कहते हैं जैसे अरे हाँ मुझे पता था कि मेरे लिए वही था, जैसे मैं किसी और के साथ होने की कल्पना ही नहीं कर सकती। और आपका दिमाग ऐसे होता जाता है, हे भगवान कुछ गड़बड़ है। लेकिन बस याद रखें कि लोग ऐसी बातें कहते हैं, वे बस ऐसी बातें कहते हैं और उन्हें ओसीडी नहीं है। वे चिंतन को रोकने के लिए बात करने वाले लोगों में से नहीं है। इस बात से समझौता करो कि शायद वो तुमसे ज्यादा प्यार में है। ये सब ठीक है। मेरे पास एक दोस्त है जो कभी कभी मुझे ट्रिगर करता है क्योंकि वो इस प्यार के बुलबुले में है, मुझे लगता है। और मैं ऐसे होती हूँ कि ठीक है शायद वो प्यार में ज्यादा है, शायद वो एक बेहतर मैच नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे मुझे इसके बारे में खुद को चिंतित करने की जरूरत नहीं है। मैं आमतौर पर खुश हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि यह मददगार रहा होगा। और हाँ, मजबूरियों को खत्म करो।